मुंबई में गोराई सी बीच है। तो इसी गोराई सी बीच के पास झाड़ियों में 10 नवंबर की सुबह एक शख्स की नजर अलग अलग 4-5 प्लास्टिक के डिब्बों पर जाती है। बेसिकली ये डिब्बे क्या थे? पेंट के डिब्बे थे, लेकिन इन डिब्बों के आसपास काफ़ी मक्खियाँ थी और काफ़ी तेज़ बदबू झाड़ियों के पीछे इन डिब्बों से आ रही थी। तो जब उस शख्स ने इन डिब्बों को देखा तो उसे मामला संदिग्ध लगा। उसने पुलिस को इन्फॉर्म किया। पुलिस की टीम वहाँ मौके पर पहुंची और जब डिब्बों को खोलकर चेक किया गया तो अंदर से भयानक मंजर सामने आया। बेसिकली इन डिब्बों के अंदर कटे हुए मानव अंग पड़े हुए थे, रखे हुए थे। किसी डिब्बे में 2 हाथ थे, किसी में 2 पांव, किसी में धड़ का हिस्सा, किसी में सिर। और इस तरह से इन चारों डिब्बों को देखकर ऐसा लगता था कि शायद ये किसी एक ही आदमी के लाश को ठिकाने लगाने के लिए उसे टुकड़ों में काटकर इन 4 डिब्बों में पैक करके यहाँ पर फेंक दिया गया है। लेकिन डिब्बों को इस सुनसान जगह पर झाड़ियों के पास फेंकने वाला कौन हो सकता है? ये डिब्बे यहाँ पर कब फेंके गए? किसी ने फेंकने वाले को देखा, नहीं देखा? ये बहुत बड़ा सवाल था और इसी के साथ पुलिस को कत्ल के एक नए मामले की तफ्तीश शुरू करनी थी। पुलिस ने इस सिलसिले में फौरन रिपोर्ट दर्ज की और लाश के टुकड़ों को बरामद करके उसकी फॉरेंसिक जांच के लिए, इन्वेस्टिगेशन के लिए उसे हॉस्पिटल भिजवा दिया। इसी के साथ पुलिस ने जब सीन ऑफ क्राइम का मुआयना किया तो पुलिस ने यह भी देखा कि वहाँ पर डिब्बे तो पड़े हैं ही, लेकिन जो लाश है उसे देखकर पुलिस को ये लग रहा था कि लाश शायद मतलब 12-15 रोज़ कम से कम इतनी पुरानी तो होगी ही, क्योंकि लाश के टुकड़ों की हालत काफ़ी ख़राब थी। तो खैर पुलिस ने इस मामले की तफ्तीश शुरू की और आसपास के इलाकों में जो भी लोग मिसिंग थे उनकी रिपोर्ट को पुलिस ने खंगालने का फैसला किया। एक बात और, डेड बॉडी जो थी उसके तो हाथ पैर कटे हुए थे, लेकिन जो कटी हुई बांह थी, राइट आर्म जिसे कहते हैं, उसमें एक टैटू बना हुआ था और उसमें लिखा हुआ था RA। ये 2 अक्षर जो है लिखे हुए थे, लेकिन इस RA से सिर्फ मरने वाले शख्स की पहचान कर पाना बहुत मुश्किल था। पुलिस को उस बॉडी को देखकर यह भी लग रहा था कि शायद मरने वाले की उम्र यही कोई 20 से 30 साल के आसपास की रही होगी, यानी नौजवान लड़का रहा होगा जिसकी यह हत्या हुई है। पुलिस ने जो उस इलाके में और आसपास के इलाकों में जितने पुलिस थाने हैं वहाँ से जो भी गुमशुदगी की रिपोर्ट पिछले कुछ दिनों में दर्ज हुई थी, पुलिस ने उन रिपोर्ट को खंगालना शुरू किया और ये पता करने की कोशिश शुरू की कि क्या इस RA जो वर्ड है इससे किसी लड़के का नाम शुरू होता है क्या, जो गायब हुआ हो, और ये डेड बॉडी किसकी हो सकती है, उस एज ग्रुप के कितने लोग गायब हैं। पुलिस इस एक्सरसाइज में लग गई और ये सब पुलिस अभी कर ही रही थी। तब तक पुलिस को पता चला कि अंधेरी पुलिस स्टेशन की हद में किसी ने एक नौजवान की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाई है और उस गायब नौजवान का नाम है रघुनंदन पासवान। रघुनंदन पासवान मूल रूप से बिहार का रहने वाला है, बिहार के दरभंगा का। इतनी जानकारी उसमें थी और यह भी लिखा हुआ था कि रघुनंदन इन दिनों मुंबई में तो नहीं लेकिन पुणे में रहा करता था और वहीं काम करता था, लेकिन वो गायब हुआ था मुंबई में और यही वजह है कि उसके घर वालों ने अंधेरी पुलिस स्टेशन में इसकी रिपोर्ट लिखवाई थी। पुलिस को जब इसके बारे में पता चला तो अंधेरी पुलिस ने रघुनंदन पासवान के घर वालों से बातचीत की और साथ ही जिस जगह पर यह बॉडी मिली थी, गोराई बीच के आसपास के इलाका, वहाँ की पुलिस जब इस मामले की जांच कर रही थी तो उन्होंने भी ये पता करने की कोशिश की कि क्या ये बॉडी रघुनंदन पासवान की तो नहीं है, उसके घर वालों ने जो रिपोर्ट लिखवाई है। सबसे पहले तो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ने यही पता करने की कोशिश की कि आखिर रघुनंदन के घर वालों ने, अगर वो लड़का पुणे में रहता है या रहता था, तो उसके घर वालों ने उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट यहाँ अंधेरी में दर्ज क्यों कराई। तो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ने ये सवाल भी रघुनंदन के घर वालों से, उसके पिता से पूछा और घर वालों का ये कहना था कि उनका बेटा 31 अक्टूबर को गायब हुआ था और 31 अक्टूबर को आपको पता है दिवाली का दिन था या फिर शायद एक दिन आगे पीछे। तो उस समय जब वो गायब हुआ, उसका फ़ोन जब नॉट रीचेबल हो गया तो वो लोग काफ़ी परेशान हुए और उन्होंने अपने बेटे के मोबाइल फ़ोन की लोकेशन चेक की, अपने लेवल पे चेक करवाई भी कह सकते हैं। लेकिन इस एक्सरसाइज में उन्हें ये पता चला कि उनका बेटा जो है आखिरी बार मुंबई के अंधेरी के इलाके में ही मौजूद था, क्योंकि उसका फ़ोन अंधेरी के बाद स्विच ऑफ हो गया था। तो ये एक वजह थी कि पुणे के उस परिवार ने मुंबई के अंधेरी में रिपोर्ट लिखवाई थी। तो खैर अब अंधेरी पुलिस के ज़रिए उस
लावारिस लाश के मामले की जांच कर रही पुलिस ने रघुनंदन के घर वालों से कांटेक्ट किया। रघुनंदन के घर वाले पहुंचे, उन्होंने डेड बॉडी देखी और देखते ही रघुनंदन के घर के लोग जो है वो दहाड़े मारकर रोने लग गए। ये लाश बेशक काफ़ी सड़ चुकी थी, लेकिन लाश जो है रघुनंदन की ही थी। घर वालों ने देखते ही पहचान लिया और ख़ासकर उसके हाथ पर, उसकी बाह पर जो टैटू बना हुआ था RA, उससे उसकी पहचान थोड़ी और आसान हो गई। अब ये क्लियर हो चुका था कि पुणे के रहने वाले रघुनंदन पासवान का किसी ने कत्ल कर दिया है और लाश को यूं तकरीबन 7 टुकड़ों में काटकर 4 अलग अलग डब्बों में पैक करके सुनसान जगह पर फेंक दिया है। लेकिन रघुनंदन का कत्ल किसने किया, किसकी उससे ऐसी भयानक दुश्मनी थी और मुंबई में उसका दुश्मन कौन था, अब पुलिस को ये पता लगाना था। तो पुलिस ने उसके माता पिता जो अपने बेटे की लाश पहचानने के लिए पहुंचे थे, उनसे पुलिस ने पूछताछ की। तो उन्होंने ये बताया कि उनका बेटा जो है अब से कुछ समय पहले तक बिहार में ही रहता था और पुणे में वो एक हॉस्पिटल में सिक्योरिटी गार्ड के तौर पर पहले काम किया करता था। तो उस हॉस्पिटल में जब वो सिक्योरिटी गार्ड के तौर पर काम किया करता था तो उस समय वहाँ उसकी मुलाकात तकरीबन 17-18 साल की एक लड़की से हुई थी और वो लड़की बिहार के उसी गांव की रहने वाली थी जिस गांव के वो लोग रहने वाले हैं, यानी पासवान परिवार जहाँ का रहने वाला है। तो अब उस लड़की से जब रघुनंदन की हॉस्पिटल में मुलाकात हुई, पुणे के हॉस्पिटल में, तो पता चला कि लड़की परेशान है, अपने किसी रिलेटिव की तीमारदारी में लगी है। तो रघुनंदन ने उसके लिए कुछ दवाओं का इंतज़ाम कर दिया और उसकी थोड़ी मदद की, इंसानियत के नाते भी और एक गांव के होने के नाते भी। लेकिन इत्तेफाक से हुआ ये कि इस मदद के बाद उस लड़की के साथ रघुनंदन की थोड़ी नज़दीकियां बन गई और दोनों में अच्छी दोस्ती हो गई। वो लड़की दूसरे धर्म से थी, रघुनंदन दूसरे धर्म का है। तो इन दोनों के बीच में दोस्ती तो हुई, लेकिन जब ये बात उस लड़की के घर वालों को पता चली तो उस लड़की के घर वालों ने इस पर काफ़ी ऑफेंस लिया, नाराज़ हुए और उन्होंने रघुनंदन को अपने तौर पर काफ़ी डराया धमकाया। यहाँ तक कि ये भी कहा कि अगर इस रिश्ते को ख़त्म तुमने नहीं किया और तुम पीछे नहीं हटे तो फिर तुम्हारी खैर नहीं। घर वालों को जब ये बात पता चली तो चूंकि मामला एक ही गांव का था तो वहाँ पंचायत बुलाई गई। जो गांव के मुखिया होते हैं बिहार में, उनसे पूरा मामला बताया गया, डिस्क्राइब किया गया। तो रघुनंदन पासवान के परिवार ने उस लड़की के परिवार वालों से बात की और सरपंच या मुखिया ने भी बातचीत की और ये एश्योरेंस लिया कि रघुनंदन पर कोई खतरा जो है उस परिवार की तरफ से नहीं होगा। साथ ही ये भी एश्योरेंस लिया कि रघुनंदन अब उस लड़की के साथ कोई एडवांसमेंट नहीं करेगा या उससे नहीं मिलेगा। ये बात खत्म हो गई, आई गई हो गई, कई महीने गुजर गए। इसके बाद लेकिन रघुनंदन पुणे में जब वापस लौटा तो उसने फिर उस हॉस्पिटल की नौकरी ही छोड़ दी और उसके बाद वो एक प्राइवेट कंपनी में काम करने लगा। इस बीच सब कुछ नॉर्मल हो चुका था, रघुनंदन के घर वाले भी इस मामले को भूल चुके थे, लेकिन सच्चाई ये है कि रघुनंदन का रिश्ता उस लड़की से ख़त्म नहीं हुआ था और दोनों अब भी कांटेक्ट में थे, टच में थे। इसके बारे में रघुनंदन कि वो जो गर्लफ्रेंड थी उसके घर वालों को खबर मिल गई और ख़ासकर उसका एक बड़ा भाई है जिसका नाम है अब्दुल सत्तार, उसे खबर मिल गई। वो मुंबई में ही रहकर कारोबार किया करता था, मवेशियों की खरीद फरोख्त का धंधा किया करता था और मीरा भाईंदर इलाके में वो रहता था। तो उसने जब उसे इसके बारे में पता चला कि उसके गांव का लड़का अभी उसकी बहन के साथ टच में है तो फिर वो काफ़ी नाराज़ हुआ और उसने प्लान किया कि वो रघुनंदन की हत्या कर देगा। इसके बाद उसने रघुनंदन को फ़ोन किया और अपने पास दावत के बहाने, पार्टी के बहाने बुलाया और कहा कि वो उससे मिलने चला है। तो दिवाली की छुट्टियों में जब इस लड़के का पूरा परिवार गांव जा रहा था तब इस लड़के ने मुंबई घूमने जाने की बात अपने घर वालों को बताई। बेसिकली इस लड़के को, रघुनंदन को, उस लड़की के भाई ने बुलाया था दावत के बहाने से और ये वहाँ चला भी गया मीरा भाईंदर। लेकिन मीरा भाईंदर पहुँचने के बाद अपने फ्लैट में सबसे पहले अब्दुल सत्तार ने इसे जमकर शराब पिलाई और उसके बाद उसे कब्जे में कर लिया। उसे एक तरह से देखा जाए तो बंधक बना लिया और कहा कि वो उसकी बहन को फ़ोन करे। मतलब अब्दुल सत्तार ने कहा कि मेरी बहन को तुम फ़ोन करो और फ़ोन स्पीकर पे रखो। तो इसने जब फ़ोन किया तो अब्दुल की बहन ने बहुत पॉजिटिव और बहुत वार्मथ के साथ, गर्मजोशी के साथ रघुनंदन का फ़ोन रिसीव किया और दोनों के बीच में बातचीत हुई। ये देखकर अब्दुल को ये बात समझ में आ गई कि रघुनंदन के साथ उसका रिलेशन, उसकी बहन का रिलेशन ख़त्म नहीं हुआ है और जिस बात का उसे शक था वो बात बिल्कुल सही है। बस इतनी सी बात थी। अब्दुल सत्तार गुस्से में आग बबूला हो गया। उसने पहले तो रघुनंदन
का गला घोंटा, उसे चाकुओं से एक के बाद एक उस पर कई वार किए, और जब उसकी मौत हो गई तो कत्ल के बाद उसकी लाश को ठिकाने लगाने के लिए भयानक साजिश रची। वो साजिश ये थी कि उसने चाकू से ही उसकी लाश के अपने फ्लैट के अंदर टुकड़े किए और 7 टुकड़ों में उसके पूरे जिस्म को बांट दिया। उसके पास पेंट के डब्बे थे, उन पेंट के डब्बों में उसने ये लाश के टुकड़े भरे, और भरने के बाद उसने बाकायदा एक ऑटो जो है वो किराए पर लिया, और किराए पर लेने के बाद मीरा भाईंदर से निकल गया, और निकल कर वो पहुंचा उसी इलाके में जहां डेड बॉडी मिली थी, गोराई बीच के पास। और गोराई बीच के पास उसने 31 और 1 के बीच, 31 अक्टूबर और 1 नवंबर के बीच में उसने वो डेड बॉडी वहाँ पर गोराई बीच के पास सुनसान जगह पर झाड़ियों के पास डिस्पोज ऑफ कर दिया, फेंक दिया, और वहाँ से फिर वो फरार हो गया। इसके बाद आपको पता है कि डेड बॉडी मिली, पुलिस जांच करते हुए यहाँ तक पहुँची। जब पुलिस को ये सारी कहानी, बेसिकली घर वालों ने तो लव अफेयर के बारे में ही बताया था, लेकिन ये नहीं बताया था कि अब्दुल सत्तार ही इसके पीछे है, क्योंकि घर वाले पक्के तौर पर नहीं कह सकते थे। घर वालों को तो रघुनंदन ने ये बताया भी नहीं था कि वो अब्दुल सत्तार से मिलने जा रहा है या लड़की के भाई से मिलने जा रहा है, इसलिए घर वाले इतना नहीं जानते थे। लेकिन घर वालों ने जब आधी कहानी बताई कि एक लड़की के साथ अफेयर था और इस तरह की पूरी बात है, तो पुलिस ने फिर इन्वेस्टिगेट किया, और इन्वेस्टिगेट करके पुलिस को ये पता चला कि उस लड़की का एक भाई मीरा भाईंदर इलाके में मुंबई में रहता है, और लास्ट लोकेशन इसके मोबाइल फ़ोन की भी उसी इलाके के आसपास पुलिस को मिली। और ऐसे में पुलिस ने उसी लीड के सहारे अब्दुल सत्तार को गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल पुलिस ये पता लगाने में जुटी है कि इस कत्ल को अब्दुल के साथ क्या किसी और ने भी मिलकर अंजाम दिया, या फिर इतनी बड़ी घटना को अब्दुल ने खुद ही कारित किया, खुद ही अंजाम दिया। इन्वेस्टिगेशन फिलहाल ऑनगोइंग है। अगर कोई रिमार्केबल डेवलपमेंट इस मामले में होगा तो मैं आप लोगों को अपडेट करूंगा।